गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली आपकी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से ही है। इसमें हम ये देखेंगे कि हम लॉ ऑफ डिमांड को कैसे डिराइव कर सकते हैं थ्रू रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में बेसिकली सैमुअलसन ने मार्शल का जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको रिवील करने के लिए कुछ अजम्पशंस दी है या कुछ कंडीशंस दी हैं जिसके बेसिस पे हम लॉ ऑफ डिमांड को इसमें डिराइव कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली सबको पता ही होगा कि क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल में क्या है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इंक्रीज़ हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। और इस इनवर्स रिलेशनशिप को ही हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो सैमुअलसन ने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको बोला है कि प्राइस और जो डिमांड है उसमें रिलेशनशिप इन्वर्स तब हो सकता है जब उसने एक असम्पशन दी है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि इनकम और डिमांड दोनों में जो रिलेशनशिप होगा वो पॉजिटिव होगा। मीन्स अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और इनकम अगर डिक्रीज़ होती है तो डिमांड ऑफ अ गुड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से बताया है कि एनी गुड, चाहे वो सिंपल हो या कोई कंपोजिट गुड हो, मतलब किसी भी तरीके की अगर गुड है जिसके लिए हम बोलते हैं कि उसकी डिमांड तब इंक्रीज़ होगी व्हेन मनी इनकम अलोन अराइजेस। मीन्स ओनली मनी इनकम अगर राइज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, और उसके लिए साथ में कंडीशन दी है कि डिमांड श्रिंक तब होगी व्हेन उसका प्राइस अलोनली राइज होगा। मीन्स प्राइस के राइज होने से उसकी डिमांड श्रिंक हो जाएगी। क्लियर है? मीन्स आपके जब पास अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड में, तो उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि जो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप होगा वो इन्वर्स होगा। क्लियर है? तो इसका फर्स्ट पार्ट बोलता है क्या कि एनी गुड whose demand always increases with increase in money income only। ठीक है, मीन्स एक तो इसके लिए कंडीशन क्या दी गई है, डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। और सेकंड क्या कहती है इसमें, सेकंड पार्ट बोलता है कि एनी गुड whose demand always decreases with its price alone rises। मीन्स अगर इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में, तो इसमें सैमुअलसन ने बोला है कि जो फर्स्ट कंडीशन है मीन्स पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की जो कंडीशन है वो नेसेसरी होती है फॉर द सेकेंड वन। क्लियर है? और इसको उसने डायग्राम के थ्रू भी समझाया है। अब इसमें हम दोनों चीज़ें ले लेती हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल और व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस। तो पहली जो आपके पास टर्म आती है वो आती है फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि अगर कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड क्या होगी। मान लो कमोडिटी एक्स है और उसका प्राइस जो है वो कम हो गया तो हम उसके लिए ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, और वो आपकी डिमांड कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हम बोल रहे हैं कि कमोडिटी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पर दी गई है और कमोडिटी वाई जो है वो वाई एक्सिस पर दी गई है। और जो आपकी बजट लाइन है वो बेसिकली आपकी ए एफ है। ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन है जिस पर पॉइंट ई जो है वो दिखाता है इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को, जो बोलते हैं इसकी रिवील्ड प्रेफरेंस है। चाहे उसके पास और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, ये सारे के सारे ऑप्शन इसके पास अवेलेबल हैं, बाहर भी है अंदर भी हैं। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर की जो रिवील्ड प्रेफरेंस है वो ई पॉइंट पर है, और इस एरिया ए ओ एफ के अंदर के जितने भी और कॉम्बिनेशंस हैं वो उसके लिए इंफीरियर होंगे, और जो इस लाइन के बाहर के कॉम्बिनेशन हैं ठीक हैं वो उसके लिए रिवील्ड प्रेफरेंस हो सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर की जो बजट लाइन है, जो कंज्यूमर की इनकम है वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। मींस वो सारे कॉम्बिनेशन उसके लिए महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर की जो रिवील्ड प्रेफरेंस है वो एक ई कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के लिए होती है।
क्लियर है। लेकिन अगर कमोडिटी एक्स का प्राइस फॉल हो जाता है, मान लीजिए कमोडिटी एक्स का जो प्राइस है वो फॉल हो जाता है, तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स आपकी जो ये बजट लाइन ए एफ थी, अब उससे वो AF1 गुड्स खरीद सकते हैं। और यहाँ पर जो नया कॉम्बिनेशन बनता है वो मान लीजिए आपके E1 कॉम्बिनेशन बनता है, जिसके लिए कंज्यूमर की अब प्रेफरेंस हो सकती है। अगर कंज्यूमर की इनकम का लेवल तो सेम है, लेकिन उसकी जो रियल इनकम है, मीन्स जो कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए वो खर्च कर सकता था, उसके लिए जो उसकी नई बजट लाइन बनेगी वो AF1 बनती है और उसका जो नया कॉम्बिनेशन है वो E1 बनता है। लेकिन अगर कंज्यूमर्स के लिए हम चाहते हैं कि कंपनसेटिव वेरिएशन ऑफ इनकम दिखाने के लिए कि उसकी जो रियल इनकम है उसको इंक्रीज़ ना किया जाए, उसको उतना ही किया जा सके, तो हम एक इमेजिनरी बजट लाइन को बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन इन द इनकम या कंपनसेटिंग वेरिएशन ऑफ इनकम, जिसकी वजह से हम रिडक्शन इन इनकम शो कर सकते हैं। किसके थ्रू? एक इमेजिनरी बजट लाइन को ड्रॉ करके। इसे हम बोलेंगे A और ये बन गया आपका F1 बोल लो या 2, F1 रखा था, इसको हम मान लीजिए कुछ और नाम रख देते हैं, ये आपका F1 है। ये मैं नाम इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में भी इस तरीके से नाम दे रखे हैं ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो इसका नाम रख दिया हमने A1 F1, ठीक है। ये A1 है और ये F1 है। अब इस बजट लाइन पर हम इस पे कोई भी कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं, या तो हम E को ही लेंगे जो हमारा पुराना था, लेकिन अगर हम A1 और E1 पर देखेंगे तो इसके इधर के जितने भी कॉम्बिनेशंस थे वो इस E से इन्फीरियर थे, तो हम इस एरिया में अपने कॉम्बिनेशन को नहीं रखेंगे। कॉम्बिनेशन को हम इस एरिया में रख सकते हैं EF1। क्यों? क्योंकि ये इस वाली बजट लाइन से अपर एरिया है, जो उसके लिए पहले एक्सपेंसिव कॉम्बिनेशन थे वो अब उसकी अफोर्डेबल लिमिट में आते हैं और वो इनमें से किसी को भी या E और F1 लाइन पर कोई भी कॉम्बिनेशन को अपना सकता है। मान लीजिए हमने इस पॉइंट को चूज़ कर लिया है कॉम्बिनेशन Z को, जो उसके लिए अब अफोर्डेबल है, जो पहले अफोर्डेबल नहीं था। तो ये है आपके पास नया पॉइंट जो हमारे डिमांड लॉ ऑफ डिमांड की जो थ्योरम है उसको भी कवर करता है कि अगर एक्स का प्रोडक्ट प्राइस कम हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाती है, और ये जो इफ़ेक्ट आता है इसे हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। और जो ये इतना चेंज आया था इसे हम बोलते हैं इनकम इफ़ेक्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? इनकम इफ़ेक्ट। मीन्स अगर आपका प्राइस कम हो जाता है तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं रियल इनकम में चेंज ना हो तो हमारे पास जो चेंज इन डिमांड होगी वो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की वजह से होगी, और इनकम से होगी उसे हम इनकम इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो टोटल जो प्राइस का इफ़ेक्ट है वो हमारे सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से हम ये शो कर सकते हैं कि हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की से हम लॉ ऑफ डिमांड को किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि अब हमारा जो नया कॉम्बिनेशन होगा वो Z होगा, जिसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी कवर हो जाता है। ठीक है। और सेकेंडली हम देखा ही चुके हैं कि रियल इनकम अगर इंक्रीज़ नहीं करते हैं तो रिडक्शन होने की वजह से हमारा जो नया इनकम होगा, जो नया डिमांड होगी वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्लियर है। तो थ्योरी ऑफ रिवर्ड प्रेफरेंस जो है एक ओपन डायरेक्ट वे ओपन करती है जिससे हम लॉ ऑफ डिमांड को या डिमांड कर्व्स को डिराइव कर सकते हैं कि अगर प्राइस ऑफ एक्स फॉल होता है तो हम एक्स की ज़्यादा कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसी तरीके से आपके पास केस आता है राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि अगर कमोडिटी के प्राइस में राइज हो जाता है, मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल बजट लाइन है AF,
ठीक है। और एक्स कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स उसके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पर, लेकिन कंज्यूमर की जो सबसे पहले रिवील्ड प्रेफरेंस थी वो ई पॉइंट के लिए थी, और प्राइस के फॉल होने की वजह से कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व है या फिर जो बजट लाइन है, इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और उसकी डिमांड मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन पर आती है। क्लियर है। हम इस लाइन पर कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन बाहर वाला नहीं ले सकते क्योंकि वो उसकी अफोर्डेबल लिमिट में नहीं है। तो मान लीजिए हमने इस पॉइंट को बोल दिया है और ये है E1 कॉम्बिनेशन कि प्राइस के राइज होने की वजह से जो टोटल चेंज आया है कंज्यूमर की डिमांड में, उसे हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। क्लियर है। लेकिन अगर कंज्यूमर की रियल इनकम अब कम हो गई थी, उसे हम पहले के जितनी ही करते हैं, तो एक इमेजिनरी बजट लाइन को ड्रॉ किया जाता है, वो भी पैरेलल टू ए जी, जो हमारी नई इनकम लाइन आई थी, बजट लाइन आई थी, उसके पैरेलल में। लेकिन हम इसे पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट से कट करते हुए जाते हैं क्योंकि हमें इनकम उतनी इंक्रीज़ करनी है जो हमारे पुराने कॉम्बिनेशन को हमारे पास रख सके। क्लियर है। इसीलिए जो नई बजट लाइन होगी वो पैरेलल होगी एजी के, लेकिन पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट को कट करती हुई जाएगी। अब जो कंज्यूमर पहले इन सारे को अफोर्ड नहीं कर पाता था, जो ये एरिया है आपके पास E और जो नई बजट लाइन है A1 F1, मीन्स AEF का एरिया जो कवर नहीं कर पाता था, अफोर्ड नहीं कर पाता था, अब वो उसे अफोर्ड कर सकता है और इस लाइन पर किसी भी कॉम्बिनेशन को अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन या रिवील्ड कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो अब जो पॉइंट होगा वो Z पॉइंट होगा, जिससे हम कहते हैं कि कंज्यूमर की जो डिमांड है वो पहले से डिक्रीज़ हुई है। तो ये जो इफ़ेक्ट है E से Z वाला जो इफ़ेक्ट आता है, ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट आएगा, और जो आपके पास Z और E1 के बीच में इफ़ेक्ट आता है उसे हम इनकम इफ़ेक्ट बोलते हैं। और जो टोटल चेंज आया है हमारी डिमांड में वो आपके प्राइस इफ़ेक्ट को शो करता है। इसे हम बोल सकते हैं ओवर कंपनसेशन इफ़ेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? ओवर कंपनसेशन इफ़ेक्ट। किस तरीके से होगा कि ए जी के पैरेलल और ई पॉइंट के पास करता हुआ जो एक इमेजिनरी बजट लाइन बनाई जाती है वो ओवर कंपनसेशन इफ़ेक्ट की वजह से बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कंज्यूमर की रियल इनकम को इंक्रीज़ करते हैं। क्लियर, ताकि आप पुराने वाले कॉम्बिनेशन पर अपनी डिमांड को रख सको। क्लियर हो जाता है आपको इस वाले डायग्राम से कि किस तरीके से हम रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के थ्रू लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव कर सकते हैं। इसमें वही है कि प्राइस के राइज होने की वजह से कंज्यूमर की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, लेकिन इनकम के राइज होने की वजह से कंज्यूमर की डिमांड ये जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्लियर है कि किस चीज़ को हमने प्राइस इफेक्ट बोला है, किसे हमने इनकम इफेक्ट बताया है, किसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया है। इस डायग्राम से ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, थैंक यू।